बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ इकबाल है और मैं डेरा गाजी खान में एज ए कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। कोविड हम समझते हैं कि जिन चीज़ों में तकरार और तवातुर आना शुरू हो जाए तो लोग डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं और लोग उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। कोरोना के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हुई कि लोगों ने अब वो सुनना तक छोड़ दिया। अब तीसरी वेव इंतहाई ख़तरनाक, लेकिन हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस फर्स्ट वेव में की थी, तीसरी वेव ख़तरनाक होने के बावजूद हम उस लेवल पे सेंसिटाइज नहीं हुए। कोविड की बातें करने से बेहतर हम कोविड के हल की तरफ जाएं। गवर्नमेंट SOPs बता रही है, मास्क पहनें, सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। लेकिन इसके साथ साथ एक नई चीज़ जो चल रही है वो ये है कि कोविड की वैक्सीन बेसिकली होती क्या है। वैक्सीन अगर मैं आम लफ्ज़ों में आम लोगों के लिए दो चार लफ्ज़ बताऊं तो ये आपका अंदर का एक पुलिस और फ़ौज का निज़ाम है, एक दिफाई मैकेनिज़्म है जो किसी भी बाहर के ख़तरे और इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको थपकी देता है और आपको कहता है कि हाँ विशावश तगड़ा होना है। तो ये बेसिकली वो चीज़ है कि हम बाहर से कोई कंपोनेंट देते हैं मेडिसिन की फॉर्म में, किसी मुर्दा जरासीम की फॉर्म में, वो जाके आपके जिस्म को लड़ने के काबिल बनाते हैं और आपका जिस्म ही बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज़ आती है। कराने के फ़ायदे क्या होते हैं? वैक्सीन कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो वही कि ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, आप में बीमारियों के ख़तरात को कम करेगा। आप ये क्योंकि इस तरह की छूती किस्म की कंटेजियस और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, ना सिर्फ आप इससे महफूज रहेंगे बल्कि वो लोग जो आपके साथ कांटेक्ट में होते हैं, जो आपके साथ राब्ते में होते हैं, जो आपके प्यारे होते हैं, वो भी इससे महफूज रहेंगे। वैक्सीन के बारे में बहुत सारे मफरूज़ है कि जी ये किस चीज़ से बनती है। लोग कहते हैं कि जी ये किसी ख़ास जानवरों से बनती होगी, किसी के गोश्त से बनती होगी, एग्स से बनती होगी। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्सीन बेसिकली उन्हीं मुर्दा जरासीम से बनी होती है जिस चीज़ की बीमारी होती है। जैसे कोविड वायरस है तो कोविड वायरस मुर्दा किस्म का वो जिस्म के अंदर इंसल्ट किया जाएगा और वही मुर्दा वायरस के ख़िलाफ़ हमारा जिस्म लड़ने के काबिल हो जाएगा। इसमें बहुत मामूली मिकदार में इसको प्रिजर्व करने के लिए हिफाजती तौर पे थोड़ा सा अल्कोहल 1% से भी कम, इससे ज़्यादा तो कफ सिरप में और कुछ ख़ास ब्रेड्स होती हैं उनमें भी इससे ज़्यादा होगा, और थोड़ा सा शुगर और साल्ट वगैरह डाला जाता है। वो इसकी खुराक के तौर पे वायरस की, डेड वायरस की एक तरह से वो इस माहौल को प्रिजर्व रखने के लिए ये बेसिकली चीज़ें डाली जाती हैं। इससे ना शुगर बढ़ेगी, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ना इसमें कोई ऐसा मसला होगा। फिर ये है कि कोविड वैक्सीन किस किस को लेनी चाहिए। गवर्नमेंट का नैरेटिव है, बड़े आली दिमाग बैठे होते हैं दुनिया भर में और पूरी रिसर्चेज होती हैं। उसके बाद एक नैरेटिव आता है, एक पूरा एक बयानिया कि जी किन को लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए। हर आकिल बालिग 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। जो बेचारे कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनमें बीमारियां मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं, उनको ज़रूर लेनी चाहिए। जो दायमी बीमारियों के मरीज़ हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर के आर्ज़े, दिल के मसले, गुर्दों के मसाइल, उन लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स में अभी स्टडीज़ हो रही हैं तो उनमें हम रिकमेंड नहीं कर रहे आजकल, उनमें नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोगों को नहीं लेनी चाहिए, और जिनमें किसी किस्म की इस वैक्सीन के या किसी भी वैक्सीन के बहुत बुरे एलर्जिक रिएक्शंस आए हों, एलर्जी होती हो, उन लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोविड वैक्सीन लगने के बाद अब तो हमने वैक्सीन लगवा ली तो क्या अब हम वो सारे SOPs, वो मास्क, वो सैनिटाइज़र, वो फासले, क्या वो हम ख़त्म कर सकते हैं? जिस किस्म की प्रिकॉशंस हम ले रहे थे क्या उसको हम ख़त्म कर सकते हैं? तो जनाब इसका जवाब भी है नहीं। आप प्रिकॉशंस, SOPs सारा कुछ वैसे ही फॉलो करते रहेंगे क्योंकि वैक्सीन का रेस्पॉन्स आने में 2 से 3 हफ़्ते लगते होते हैं और आपको बिल्कुल जारी रखना होता है। हमने ये इसको आप ऐसे समझें कि जैसे हेलमेट हम पहनते हैं और उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वैक्सीन लगाने के बाद भी हमने SOPs को वैसे ही फॉलो करना होता है। अगर लोग कहते हैं कि जी किसी को कोविड अगर 19 हो चुका हो तो भी उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए, जी इसका जवाब भी बिल्कुल जी है, और ये भी ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि जब आपका जिस्म खुद बीमारी के साथ लड़ता है तो ये नेचुरल रेस्पॉन्स जो है ये लंबा अरसा नहीं चलता होता। नेचुरल इम्यूनिटी जो है ये बहुत लंबा अरसा नहीं चलती। जब आप वैक्सीन लेते हैं किसी बीमारी के लिए तो ये थोड़ा सा लंबा अरसा चलती होती है। कोविड-19 का शिकार होने के बावजूद भी आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लोग हमसे पूछते हैं। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ही हैं जैसे किसी भी इंजेक्शन के होते हैं कि इंजेक्शन साइट पे थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हल्का सा फीवर हो सकता है, थकावट सी महसूस हो सकती है। इसके अलावा कोई लंबे चौड़े मसले नहीं हो सकते। इंजेक्शन के मुकाबले में कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। ख़ुसूसन अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, जो हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, जिस चीज़ के मैं पेशेंट देखता हूँ कि डॉक्टर साहब डायबिटिक पेशेंट को कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं,
تو ضرور لگوانی چاہیے، اور ہم اسٹرانگلی انکریج کرتے ہیں اس چیز کو کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو تو ضرور ویکسین لگوانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں چھوٹی سی بیماریاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا انفیکشن ہوگا عام لوگوں میں ہفتے میں ٹھیک ہوگا، ڈائبیٹک پیشنٹ میں 6 مہینے لے جائے گا۔ تو بیسیکلی ڈائبٹیز آپ کی بیماریوں کو ایمپلیفائی کرتی ہے، یہ اس کا میگنیٹیوڈ اس لیول کا ہوتا ہے کہ یہ بڑا کرتی جائے گی۔ تو سیویئر النس سے بچنے کے لیے آپ کو ضرور ڈائبیٹک پیشنٹ کو لگوانی ہوگی۔ ڈائبیٹک پیشنٹ کی ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایشوز بھی ہیں۔ اوبیسٹی کے ایشوز ہوتے ہیں موسٹلی فیمیلز میں، خاص طور پہ انفلیمیشنز ہوتی ہیں اندر، جسے سوزش وغیرہ کہتے ہیں، اور ہمارے ان پیشنٹس کے بلڈ تھوڑے سے تھک ہوتے ہیں، کوگولیشن پروفائل وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ڈی کے یا ہائپر آسمولر سٹیٹ ہے، اولڈر ایج کے لوگ ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن ہے، لیور ڈیزیزز ہیں، کڈنی ڈیزیزز ہیں۔ تو ایک پیشنٹ جو اتنا کمپرومائزڈ ہو اس کو کووڈ کی ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ کووڈ ویکسین لگوانے سے انیشلی تھوڑا سا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے آپ کے جسم کے اندر ایک امیون ریسپانس پیدا ہوتا ہے، امیون ریسپانس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی بیسیکلی گلوکوز ہے، انرجی شوگر سے ہی آتی ہے، تو ابتدائی طور پہ تھوڑی سی شوگر بڑھ سکتی ہے۔ اس بارے میں بہت ساری متس ہیں کووڈ ویکسین کے حوالے سے بھی اور کووڈ بیماری کے حوالے سے بھی۔ آپ نے سبھی کہانیاں، فسانے، روداد اور داستانیں سنی ہوئی ہوں گی کہ جی وٹامن سی کم سپلیمنٹس لینے سے کووڈ نہیں ہوگا، نمونیا کی ویکسین اگر کوئی لے لے تو اس کو کووڈ نہیں ہوگا، کووڈ عام فلو کے مقابلے میں زیادہ خطرناک نہیں ہے، اور بچوں کو اس طرح کی بیماری نہیں ہوگی، خاص طور پہ کووڈ وغیرہ۔ اور وارم ویدر جیسا آج کل کا موسم ہے تو اس میں کووڈ کے ایشوز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو جناب یہ ساری کہانیاں ہیں، سارے یہ مفروضے ہیں، اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، کسی بھی چیز پہ کان نہ دھریں، اور بلکہ آپ نے اور اس کے علاوہ جتنے متس اور جتنے مفروضے آپ نے سنے ہوئے ہوں نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے، اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کا ہم تفصیلی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ باقی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بہت شکریہ۔